बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है प्रकाश, उससे संबंधित प्रश्नों को जानेंगे और उसे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सभी में शेयर करें जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो हम जितनी भी चीज़ों को अभी देख पा रहे हैं वो सभी प्रकाश की वजह से। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचालित होती है, और प्रकाश वह ऊर्जा है जो आँखों को संवेदित करके वस्तुओं का जो रंग है, उसका जो रूप है, उसे हमें बताती है, उसका हमें ज्ञान कराती है। और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, और उसी सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का परावर्तन, तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं, उसके बाद हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले आपतित किरण, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण, किसी माध्यम में चलकर आपतन किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण आने वाली किरण को और परावर्तित किरण लौटने वाली किरण को। अभिलंब, किसी समतल सतह पे किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को हम इस बिंदु का अभिलंब कहते हैं। अब इसे समझते हैं हम चित्र के माध्यम से। आने वाली इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, और जब यह वापस लौट के जाती है तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित किरण मतलब आने वाली किरण टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और किसी समतल सतह पर यदि किसी बिंदु पर खींचा हुआ लंब, यही उस बिंदु का अभिलंब कहलाता है। तो आने वाली किरण आपतित किरण, लौट कर जाने वाली किरण परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है वह आपतन बिंदु, और किसी समतल सतह पर जो लंब बनता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। अब इनसे दो तरीके के कोण बनते हैं, तो जानते हैं उन दोनों कोणों के बारे में। सबसे पहले आपतन कोण, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और यह आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं। तो जानते हैं परावर्तन कोण क्या होता है। तो परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण में आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण, और परावर्तित कोण में परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक बिंदु पर होने चाहिए। और इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए।
यह आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि प्रकाश के परावर्तन के कौन से 2 नियम हैं। तो सबसे पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर हो और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर है तो यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम देखते हैं परावर्तन का एग्जाम्पल चित्र के माध्यम से। जब भी हम मिरर में देखते हैं तो लाइट जो होती है वो मिरर से टकराकर आपको दिखाती है। तो जब भी आप शीशे के सामने खड़े होते हैं और आप खुद को देख पाते हैं तो वो किस कारण होता है? वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, मतलब प्रकाश का परावर्तन है, तभी आप खुद को देख पाते हैं। अगर ये प्रकाश का परावर्तन ना होता तो आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं ना, वो कुछ भी नहीं आप देख पाते। और प्रकाश का परावर्तन कहाँ पर नहीं होता है? तो एक ऐसी जगह है, वो है ब्लैक होल, जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। अब हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन और अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। यह आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं कि अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन का अर्थ होता है रास्ते में आया बदलाव। इसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा भी हम इस प्रकार से देंगे कि जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में प्रवेश करती है और अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें 2 डाउट हैं, विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। तो जैसे वायुमंडल है तो वह विरल माध्यम है और ठोस या जल ये सघन माध्यम होता है। अब हम इसे समझते हैं चित्र की सहायता से। अब हम चित्र के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं। तो सबसे पहले आप भी एक प्रैक्टिकल करके देखिए, क्योंकि सिर्फ आपको रटना नहीं है, समझना भी है कि क्यों हम प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले गिलास में आधा गिलास पानी भर लीजिए और उसमें एक पेन, चम्मच, छड़, पेंसिल कुछ भी डालिए और उसे देखिए और आपको तिरछा नज़र आएगा, जिस तरीके से इस चित्र में दिखाई दे रहा है। जो पेंसिल का बाहरी हिस्सा होगा वह विरल माध्यम में और जो पानी के अंदर का हिस्सा होगा वह सघन माध्यम में होगा। और लाइट, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम को जाता है तभी हमें ऐसा दिखाई पड़ता है। जैसे इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ऊपर से दिखाई देने वाली पेंसिल की स्थिति क्या है और असलियत में वास्तविक स्थिति उसकी क्या है। तो यही प्रकाश का परावर्तन है, जो ऊपर हमें दिखाई दे रहा है और जो नीचे हमें दिखाई दे रहा है यह प्रकाश का अपवर्तन है। अब एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं कि पानी में एक सिक्का पड़ा हुआ है जो हमें ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है और उसकी भी वास्तविक स्थिति का हमें पता नहीं चलता है। तो यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और पक्षियों की स्थिति, तभी हम आसमान में निशाना नहीं लगा पाते हैं क्योंकि उड़ते हुए पक्षियों को देखते हुए हम रिफ्लेक्शन के कारण हमें उसका सही पता नहीं चलता है। और आपने तारों को भी देखा होगा, वो आपको टिमटिमाते हुए दिखते हैं, उनकी सही स्थिति आपको नहीं पता चलती है। वो जहाँ पर होते हैं उससे आपको थोड़ी दूर दिखाई देते हैं। तो ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है।
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जानते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और उसकी वजह से क्या क्या होता है। तो वास्तव में परावर्तन का ही एक रूप होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसके लिए एक विशेष शर्त होती है। और वह शर्त क्या है? वह है कि उसमें क्रांतिक कोण को समझना बहुत जरूरी है। तो जब प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो अपवर्तन के कारण वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गति करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब हम समझते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है, क्योंकि उसके बिना हमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में नहीं आएगा। जब वह 90 डिग्री का कोण बना दे वही क्रांतिक कोण होता है। तो सघन से गया और सघन में ही वापस आ गया, इसे ही हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि हीरे का जो चमकना होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरा जो हमें बहुत ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है उसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, और जब हम रेत देखते हैं तो हमें चमकती हुई दिखाई देती है। और मृग मरीचिका भी उसे बोलते हैं। कभी कभी हमें यह भ्रम हो जाता है कि आसपास पानी है बट पानी नहीं होता है। यह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और बर्फ का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसे हम देखते हैं चित्र के माध्यम से। प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिश्रण है, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसे हम याद कर सकते हैं विवग्योर से। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, वी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो इन्हीं 7 से प्रकाश बनता है और इसका सम्मिलित रूप है। जिस तरीके से हीरा ये चमकता हुआ दिखाई दे रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और उसी तरीके से है बर्फ। प्रकाश का विवर्तन। तो जब प्रकाश की कोई किरण किसी अवरोध से टकराकर उसके छाया क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसे ही हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो इसे भी हम चित्र की सहायता से थोड़ा देख लेते हैं। यह जो बादलों से प्रकाश आ रहा है और यह टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट रहा है, इसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम में प्रवेश करता है जिसमें धूल व अन्य पदार्थों के कण मौजूद हों तो उन कणों से टकराकर वह सभी दिशाओं में फैल जाता है, और इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, लेकिन ये किस तरीके से होता है जानते हैं हम। जो प्रकाश होता है वह 7 रंगों का मिश्रण है, जिसमें बैंगनी, जामुनी व नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है, जिससे यह रंग आकाश में बिखर जाते हैं और इनका संयुक्त प्रभाव हल्का नीला होता है। इसीलिए हमें दिन के समय आकाश का रंग हल्का नीला दिखाई देता है। और यदि पृथ्वी के परितः वायुमंडल ना होता तो सूर्य के प्रकाश का मार्ग में बिखराव नहीं होता और आकाश का रंग हमें काला दिखाई देता। इसीलिए चंद्रमा या अंतरिक्ष से देखने पर हमें आकाश का रंग काला दिखाई देता है। जब आप सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य को देखते हैं तब आपको लाल दिखाई देता है, और जब आप दोपहर में से देखते हैं तो हमें यह लाल नहीं दिखाई देता है, यह हमें कुछ सफ़ेद जैसा दिखाई देता है। तो इसका क्या कारण है? इसका भी कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आखिर होता क्या है? सूर्योदय व सूर्यास्त के समय
जो सूर्य की किरणें हैं वह वायुमंडल में काफ़ी अधिक दूरी तय करती हैं, तब हमारे आँखों में पहुँचती हैं। इन किरणों के मार्ग में धूल के बहुत सारे कण आ जाते हैं, जिससे उसका बहुत अधिक प्रकीर्णन होता है। इसी क्रम में लाल रंग की किरणों को छोड़कर, क्योंकि लाल रंग की किरणों का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए लाल रंग की किरणों को छोड़कर बाकी सारी किरणें बिखर जाती हैं और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है और यही हमारी आँखों तक अधिक मात्रा में पहुँचता है। इसीलिए हमें सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अब हम समझते हैं कि दोपहर के समय हमें सूर्य सफ़ेद क्यों दिखाई देता है। दोपहर के समय जब सूर्य ठीक हमारे ऊपर होता है तब प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है, लगभग सभी किरणें हमारे पास आ जाती हैं। इनका सम्मिलित प्रभाव सफ़ेद होता है, क्योंकि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। इसी कारण सूर्य में सफ़ेद दिखाई देता है। इसे भी हम थोड़ा चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से चित्र में हमने आपको दिखाया है, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय और दोपहर के समय सूर्य का कलर किस तरीके से चेंज दिखता है। प्रकाश से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए हैं जो भी हमारे परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसा कि हम प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन ना छूटे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो, इसके लिए हमने पूरी मेहनत की है। तो अब समझते हैं प्रकाश के कुछ सिद्धांत जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है वो न्यूटन ने दिया है। इसके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ऐसा न्यूटन का कहना है। फिर है प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो हाइगेज ने दिया है। हाइगेज ने अपने सिद्धांत में कहा है कि प्रकाश तरंगों के रूप में गमन करता है। और इसके बाद है प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत जो ग्रेमोल्डी ने दिया है। और इसके बाद है प्रकाश का फोटोन सिद्धांत जो आइंस्टीन ने दिया है। और लास्ट है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो मैक्सवेल ने दिया है। आई होप दोस्तों आप प्रकाश से संबंधित कोई भी प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आएगा आपसे गलत नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।